हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वंचिंग मिले। विंग वंचिंग को देखकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वंचिंग को भी विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन बीच में वांगजी ही ओवर पॉजेसिव हो गया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग का रूटीन सेम रहता है। वो अपने अपने काम में जाते हैं, जैसे कि वांगजी ऑफिस और विंग कॉलेज। दिन ऐसे बीत रहा था, लगभग 1 महीना हो गया था विंग और वांगजी के मैरिज का। इसी बीच वांगजी के पास एक इनविटेशन आया। वो इनविटेशन मिस्टर हान का था। मिस्टर हान एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये कुछ नया नहीं है। मिस्टर हान हर साल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर देश विदेश हर जगह से बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। वांगजी जो बिजनेस के चंद पार्टियों को अटेंड करता है, उनमें से एक मिस्टर हान का ये पार्टी भी है। वांगजी हर साल इस पार्टी को अटेंड करता है। सिर्फ वांगजी नहीं, पूरा लैन फैमिली इस पार्टी को अटेंड करता है। अंकल कुरैन अपनी दोस्ती के लिए पार्टी अटेंड करते हैं और लैन कुरैन और लैन शिचान इस पार्टी को अटेंड इसलिए करते हैं क्योंकि इस पार्टी में लगभग पूरे लैन कॉरपोरेशन के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर उनके बिजनेस जहाँ जहाँ फैला हुआ है उन जगहों से बिजनेसमैनों को बुलाया जाता है। इसीलिए दोनों लैंस ब्रदर इस पार्टी को अटेंड करते हैं। इस बार लैन शिचान इस पार्टी में नहीं जाने वाले। इनविटेशन आने के बाद ही लैन शिचान ने वांगजी को इन्फॉर्म किया कि वो इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि उन्हें कुछ पर्सनल काम है। वांगजी ने अपने ब्रदर से पूछा भी नहीं कि कौन सा काम है, उसने बस अपना सर नोट कर दिया था। वांगजी को पता है लैन शिचान को सच में ही ज़रूरी काम होगा, वरना वो कभी भी अपने काम को लेकर बहानेबाजी नहीं करते। वांगजी जो पार्टी को अटेंड करने वाला है, हालांकि इस बार उसने सोचा था कि वो अटेंड नहीं करेगा, लेकिन लैन शिचान नहीं करने वाले हैं तो वांगजी को ही जाना पड़ेगा। घर आके वांगजी ने एक अच्छा हस्बैंड का ड्यूटी निभाया और विंग को इन्फॉर्म किया कि वो मिस्टर हान के पार्टी में जाने वाला है और वहाँ पर हान ज्यून भी होगी। जिसे सुनकर विंग का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था। वो खुश हुआ था वांगजी के ऐसे बोलने से, बट उसने अपने आप को शांत किया और नॉर्मली कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांगजी जा सकता है। वांगजी इस बार विंग को नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, तो वहाँ के आसपास बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे, तो वहाँ पर वांगजी विंग को ले जाकर बिल्कुल भी विंग का जो प्राइवेसी है उसे भंग नहीं करना चाहता। और इस बात को विंग ने खुद ही कहा कि उसे नहीं जाना। वांगजी ने भी इसे एक्सेप्ट किया। अब पार्टी वाला दिन, जहाँ पर वांगजी सुबह सुबह तो ऑफिस गया था, ऑफिस से आने के बाद ही वो पार्टी के लिए तैयार हुआ। विंग पूरा टाइम वांगजी को देख रहा था। विंग को ना आज एक अजीब सा फील हो रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसके दिल से ये आवाज़ आ रहा था। विंग अपने इस फीलिंग को लेकर ना कंफ्यूज था। वो अपने मन में सोचता है, विंग तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड काम से जा रहा है और तुम अपने हस्बैंड के लिए ऐसे टेंशन कर रहे हो। तुम्हारा हस्बैंड लॉयल है बहुत ज़्यादा, वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और सबसे इम्पोर्टेंट वो किसी को छू ही नहीं पाएगा। तो तुम्हें इतना अजीब फील होने का क्या मतलब है? तुम अपने आप को शांत करो। ये सब सोचते हुए विंग अपने आप को शांत करने लगता है और वांगजी को देखने लगता है। वांगजी को देखते हुए विंग अपने मन में सोचता है, वांगजी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ये सोचते हुए विंग का मुंह बन जाता है। वो हान ज्यून ऐसे लान वांगजी को देखकर तो अपना लाल टपकाएगी ना। वांगजी को बस उसे देखना चाहिए और कोई नहीं, क्योंकि वो वांगजी का ओमेगा है। और दूसरे ओमेगा क्यों दूसरों के अल्फा को दागते हैं? ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विंग अपने मन ही मन में ये सारा कुछ खिचड़ी पका रहा था। तभी वांगजी विंग के करीब आया। उसने विंग का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, क्या सब सोचे जा रहे हो तुम? हाँ, मैं कब से तुम्हें बुलाए जा रहा हूँ, सुना भी है मैंने क्या कहा? विंग अब तक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वांगजी ने क्या कहा उसने सुना भी नहीं। तो वो अपने होश में आते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? वांगजी ने अपने आंखों को सिकोड़ा और बोला, मैंने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरे लिए जगह रहना। विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। यूजुअली हस्बैंड्स या फिर अल्फाज कहते हैं कि मुझे लेट हो जाएगा, तुम सो जाना, मेरे लिए इंतज़ार मत करना, लेकिन वांगजी एकदम उल्टा बोल रहा है। वांगजी हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि विंग क्या सोच रहा है। वांगजी ने कहा, नहीं, मैं उन बाकी अल्फाज की तरह नहीं हूँ जो अपने ओमेगास को ये कह के जाए कि तुम सो जाना, मुझे लेट होगा। मुझे अपने ओमेगा को अपने लिए इंतज़ार करते हुए देखना पसंद है
और मैं जल्द ही आ जाऊंगा। ये कहते हुए वांग जी ने विंग के फोरहेड को चूमा और बोला, मैं बस अभी आया। ये कहते हुए वांग जी विंग को छोड़कर कमरे से निकल गया। विंग वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर तक वांग जी के बातों को वो अपने मन में बहुत बार रिपीट करता है। फिर जाके उसे समझ आता है कि वांग जी क्या कह के गया है। उसका चेहरा ना मतलब खिल उठा था। विंग जल्द से बालकनी में गया। उसने देखा वांग जी का कार निकल रहा है। विंग तब तक बालकनी में खड़ा रहा जब तक वांग जी का कार उसके आंखों से ओझल ना हो गया, और फिर जाके वो बेडरूम में वापस आया और पढ़ने के लिए बैठ गया। हाँ, शादी के बाद वो कुछ ज़्यादा ही ढील दे रहा है अपनी पढ़ाई को। उसे अब सच में सीरियस होना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर। ये सोचते हुए विंग बैठ गया था पढ़ने के लिए। उसी तरफ वांग जी पार्टी में पहुंच गया था। पार्टी में अंकल ऑलरेडी आ चुके थे। वांग जी पहले अंकल के पास जाता है। अंकल जो अभी भी गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने वांग जी को इग्नोर किया। वांग जी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अंकल के पास से होते हुए वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास चला गया, उनसे बातें करने लगा। कुछ देर बाद पार्टी अपने पीक पर आ चुका था। मतलब सारे लोग आ चुके थे, जो जो इनवाइटेड थे सब आ चुके थे और सब एक दूसरे से हंस खेल कर बातें कर रहे थे। यहाँ पर सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, तो सभी एक दूसरे से बहुत ही नॉर्मली बातें कर रहे थे और कुछ कपल्स डांस भी कर रहे थे। पार्टी हॉल के सेंटर में जहाँ पर डांस का पूरा इंतज़ाम किया गया था, वहाँ पर कुछ कपल्स आपस में एक साथ डांस कर रहे थे, जो बहुत लवी डवी दिख रहे थे। वहाँ पर कुछ बुजुर्ग कपल भी थे, कुछ यंग थे, जो ऑब्वियसली बड़े बड़े फैमिलीज़ के बच्चे थे। खैर, वांग जी बिजी था अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें करने में। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी के किसी और चीज़ में, इसलिए वो अपने काम में बिजी था। लेकिन कोई और जो एकटक वांग जी को देखे जा रही थी, वो थी हान जियून। हान जियून ने एक रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन के रखी थी। उसके हाथ में एक रेड वाइन का ग्लास था, जिसे वो घुमा रही थी और पी रही थी। हान जियून, जिसका नज़र एकटक वांग जी पर टिकी हुई थी। जब से वांग जी पार्टी हॉल में एंटर किया है, तब से हान जियून वांग जी को ही देखे जा रही थी। उसका नज़र आसपास किसी में नहीं था। वांग जी को देखते हुए जियून अपने पूरे शरीर में जलन महसूस कर रही थी। उसे वांग जी चाहिए, बस वांग जी चाहिए। बचपन से उसने एक ही तो सपना देखा है, लैन फैमिली का ओमेगा बनना। इसीलिए बचपन से वो वांग जी के करीब रहता हुआ आया है। वांग जी जो हमेशा उसे अपने से दूर करता रहा है। हान जियून पहले पहले समझती थी कि वांग जी उसे छू नहीं पाता, इसीलिए वांग जी उससे दूर रहता है। लेकिन अंकल जियून को पसंद करते हैं, तो जियून के साथ ही वांग जी का शादी होगा। शादी के बाद जियून लैन फैमिली का मेंबर बन जाएगा। लेकिन ये सारा सपना उसका टूट गया, इसलिए वो वांग जी को अपने जलते हुए नज़रों से देख रहा था। तभी जियून के पास कोई आके खड़ा हो गया। जियून ने उसकी तरफ देखा। वो वैन चाओ था, वैन फैमिली का बड़ा बेटा, वैन कॉरपोरेशन का होने वाला सीईओ। एक नंबर का घटिया इंसान है। हर रात उसे कपड़ों की तरह लड़कियां बदलना पसंद है। वो भी अपने रेड वाइन को लेकर घुमा रहा था और वांग जी को देख रहा था। कुछ देर तक वांग जी को घूरने के बाद वैन चाओ जियून को देखते हुए कहता है, जो चीज़ हम होश में नहीं कर पाते, वो हम मदहोशी में कर लेते हैं। मिस जियून, जो चीज़ हमें सीधे उंगली से नहीं मिलता, उसके लिए हमें उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर मिस जियून, मेरी बातों को समझने लायक दिमाग तुम में है। ये कहते हुए वैन चाओ ने जियून के ग्लास से अपना ग्लास टकराया और वहाँ से वो चला गया। जियून अपने ग्लास को देखे जा रही थी। उसके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, इसलिए उसने उस ग्लास को टाइटली पकड़ लिया। फिर उसने खुद को शांत किया और वहाँ से वो किसी और जगह चली गई। वांग जी जहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बात करने में बिजी था, वहीं पर एक वेटर आया, जिसके हाथों में बहुत सारे वाइन्स के ग्लास थे और एक जूस का भी ग्लास था, जो वांग जी के लिए था। ऑब्वियसली वांग जी ने पहले भी 2 जूस का ग्लास फिनिश किया है, तो इस बार भी वांग जी ने भी अपना ग्लास उठाया और साथ ही में उसके बिजनेस पार्टनर्स ने भी अपना अपना ग्लास उठा लिया और एक साथ चीयर्स करके वो पीने लगे। विंग, जिसे बहुत अजीब फील हो रहा था, वो अभी अपने बेडरूम में पढ़ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। विंग को पता है वांग जी चाहे जितना ही जल्दी आने का कोशिश करे, उसे 10 से 11 बज ही जाएंगे। इसलिए विंग चुपचाप पढ़ रहा था, लेकिन पता नहीं उसका दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है। उसे शांति नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उठता है और बालकनी में चला जाता है।
विंग और वांगजी के बेडरूम से गार्डन अच्छे से दिखता है। गार्डन में फूलों के बीच लाइटिंग्स को इस तरीके से लगाया गया है कि फूल एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, जिससे गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था रात में भी। गार्डन में बहुत सारे गार्ड्स थे जो गार्ड दे रहे थे। सबके हाथों में गन्स है और रिएक्शन एकदम वांगजी की तरह। विंग ने अपना मुंह बनाया और बोला, सब एकदम वांगजी की तरह है। किसी के फेस में कोई रिएक्शन दिखता ही नहीं। विंग को यहाँ बालकनी में आके खुले हवा में थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए वो बालकनी में ही बैठ जाता है झूले पर और बैठकर बाहर देखने लगता है। दूसरी तरफ वांगजी, जिसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब महसूस होने लगा था, उसका गला सूख आया था। उसे अजीब सा ही बेचैनी हो रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था। वांगजी ने अपने टाई को लूज किया और आसपास देखा, सब अपने में बिजी थे। वांगजी को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगा है, इसलिए वो खुले हवा में जाने के लिए अपने पैरों को बढ़ाता है, लेकिन वो लड़खड़ा जाता है। वांगजी को महसूस होता है कि कुछ तो गलत है, इसलिए वांगजी ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें कुछ किया। फिर अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए वो धीरे धीरे खुद को संभालते हुए चलने लगता है। कुछ देर बाद वांगजी पार्टी हॉल से बाहर आ गया था। बाहर एक बड़ा सा गार्डन था, वहाँ पर वांगजी कुछ देर खड़ा रहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर जाता है। खुले हवा में उसे अच्छा लग रहा था, बट उसके शरीर में जो बदलाव आ रहा है उसे वांगजी अच्छे से महसूस भी कर पा रहा था। इतने में ही कोई पीछे से वांगजी के करीब आया। वांगजी को तुरंत महसूस हो गया और वो हट गया, जिससे वो इंसान जो वांगजी के करीब आने का कोशिश कर रहा था वो थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो जियून थी। जियून जो वांगजी की तरफ देखते हुए कहती है, वांगजी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? चलो मेरे साथ चलो, होटल के कमरे में चलो, थोड़ा सा रेस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। जियून की बातों को सुनकर वांगजी ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। उसने कहा, नो थैंक्स, मेरे लिए इतना चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। लेकिन वांगजी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, लड़खड़ा रहा था वो। जियून वरीडनेस दिखाते हुए कहती है, वांगजी तुम लड़खड़ा रहे हो, तुम ऐसे नहीं रह पाओगे। यह कहते हुए जियून वांगजी के करीब आई और उसने वांगजी का हाथ पकड़ लिया, जिससे वांगजी अपने हाथों में एक तेज़ दर्द महसूस करता है। तेज चुभन सा उसके हाथों में हुआ। दर्द के मारे वांगजी ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। वांगजी को इतना गुस्सा आया ना जियून पर, वो एक तो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऊपर से जियून ने उसे टच किया है। वांगजी ने एक झटके से जियून को खुद से अलग किया। जियून जो हाई हील में थी वो एकदम नीचे गिर गई। उसके कमर में थोड़ा सा दर्द भी हुआ। जियून को गुस्सा आ गया वांगजी के ऐसे झटकने से। वांगजी अपने हाथ को बार बार झटक रहा था और पास के पिलर से खुद को सपोर्ट किए हुए खड़ा था। जियून, जिससे अब गुस्सा आ गया था, वो खुद को संभालती है और उठकर खड़ी होती है और सीधा वांगजी के पास आती है। इस बार उसके चेहरे पर कोई चिंता, वरीडनेस कुछ भी नहीं था। वो वांगजी के करीब आती है और वांगजी के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, लान वांगजी, तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तुम्हें हमेशा से जानते थे कि मैं तुम्हें किस नज़र से देखती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये भी तुम जानते थे, लेकिन तुमने मुझे चीट किया। तुमने उस ओमेगा के लिए मुझे चीट किया, सिर्फ इसलिए कि वो ओमेगा तुम्हें छू सकता है। लान वांगजी, तुमने ये ठीक नहीं किया। आज तुम मेरे होगे, चाहे इसके लिए तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। वांगजी का पूरा शरीर जलने लगा था, लेकिन साथ में उसके आंखों में खून उतर आया था। जियून के एक एक शब्द को सुनकर उसके आंखों में खून उतर आया। उसने जियून को कस कर चाटा मारा। वांगजी ने अपना पूरा ताकत जियून को एक थप्पड़ मारने में लगा दिया था, जिसके चलते जियून उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो गई। जियून, जिससे कुछ समझ तो नहीं आया, वांगजी का थप्पड़ खाते ही उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था और वो नीचे गिर गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। दूसरी तरफ वांगजी जो कार में बैठा हुआ था, जियून को थप्पड़ मारने के तुरंत बाद वहाँ पर सॉन्गलैन आ गया था। सॉन्गलैन ने वांगजी को उसका एंटीडोट दिया। वांगजी ने वहीं पर वो एंटीडोट अप्लाई किया और कुछ देर वहाँ पर खड़ा रहा वो, जिससे उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो, बट उसे थोड़ा भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। शायद उसे ड्रग दिया गया है, इसलिए उसे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वांगजी ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और वो चलकर खुद से ही गाड़ी तक आया।
गाड़ी में बैठ गया और दूसरा एंटीडोट उसने उसी वक्त ले लिया, जो कि ठीक नहीं है। बट वांग जी को कोई परवाह नहीं, अभी उसे अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना उसे रोकना है, वरना शायद वांग जी घर भी नहीं जा पाएगा। सॉन्ग लैन जो कि अपने बॉस को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया था, उसने तुरंत विंग को कॉल किया। विंग को कॉल पर उसने कुछ कुछ बताया कि बॉस का अचानक से ही तबीयत ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ बताया। जो सुनकर विंग बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, अचानक से वांग जी कैसे बीमार पड़ गया, क्या उसे किसी ने फिर से छू दिया है। वांग जी इतना केयरलेस तो नहीं है। विंग अपने ही सोच में हुए हुए कब दरवाजे के पास आ गया था, मेन गेट के पास आ गया था, उसे खुद नहीं पता। मेन गेट पर खड़े रह के वो बेसब्री से वांग जी के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे इतना टेंस देखकर बटलर फैंग और घर के सारे सर्वेंट्स भी टेंशन में आ गए थे। उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन अगर उनका यंग मास्टर टेंशन में है तो वो भी है, कुछ तो बुरा हुआ है। सबके मन में यही था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।